हे एवरीवन। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वो श्यान हिलिंग आया था अपने घर। अब आगे देखते हैं। वीवू श्यान जियांग यानली और जियांग चेंग के साथ घुसो जाने के लिए तैयार था। वो सभी लोटस तालाब के किनारे पर मौजूद थे। कबीले के लोग भी अपने राजकुमार राजकुमारियों को अलविदा कहने के लिए आए थे। विभूषण इन सब से हटकर उस नाव के आखिरी छोर पर खड़ा हुआ है जिससे वो लोग गुसु तक का सफर तय करने वाले हैं। उसका ध्यान आसपास की किसी भी चीजों पर नहीं है, वो बस सामने देख रहा है। तभी जंग फेमा विभूषण के पास आते हैं। वो कहते हैं, विभूषण, तुम यानली और जंग दोनों से ज्यादा समझदार हो। तुम तो जानते ही हो, जंग अपनी माँ की तरह बहुत जल्दी किसी भी बात पर अपना संयम खो देता है। अगर वो कोई गलती कर दे तो तुम परिस्थिति को संभाल लेना। वोशियान इस पर कुछ नहीं कह पाता। वो थोड़ा संकोच में लग रहा था। जंग फेमिया वोशियान की हालत को समझ कहते हैं, मैं जानता हूँ जंग के दिमाग में बचपन से तुम्हें लेकर किस तरह की बातें डाली गई हैं, और उस 12 साल पहले की घटना के बाद से उसका बर्ताव तुम्हारे प्रति बदल गया है, इसलिए तुम उससे दूर दूर रहते हो। लेकिन वोशियान, आगे तुम्हें जंग के साथ मिलकर कबीले की बागडोर को संभालना होगा। तुम उसके सेनापति होगे। क्या तुम उसकी कुछ हरकतों को नजरअंदाज कर आगे उसके साथ काम कर सकते हो? इसे मेरी एक विनती समझ लो। वोशियान इस पर तुरंत कहता है, कुल प्रमुख, आप ये क्या कह रहे हैं? आपका काम मुझे आदेश देना है, विनती करना नहीं। अगर आप ये चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। आप बेफिक्र रहें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जंग फेमिया वोशियान के शोल्डर पर हाथ रख कहते हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वहां अपना ख्याल रखना और सारी सूचनाएं कबीले तक पहुंचाते रहना। वोशियान अपना सर झुकाकर कहता है, जी कुल प्रमुख। इसके साथ ही तीनों गुसु के लिए रवाना हो जाते हैं। पूरे दिन का सफर तय कर वो लोग शाम को गुसु के पास स्थित एक टाउन में पहुंचते हैं। जियांग यानली कहती है, वोशियान, चेंग, देखो कितना सुंदर टाउन है ये। जियांग चेंग कहता है, हाँ सजे, जैसा सुना था गुसु वाकई खूबसूरत है। वोशियान भी आसपास के नजारों को देख रहा था। वो काम के सिलसिले में जुनमेंग से करीब कई कबीले घूमा है, लेकिन गुसु वो कभी नहीं आया। आज पहली बार वो गुसु आया है और यहाँ की सुंदरता सचमुच प्रशंसनीय है। यहाँ की शांति और ऊंचे ऊंचे पहाड़ मन को शीतलता पहुंचा रहे हैं। जियांग यानली कहती है, क्लाउड रिसेस यहाँ से कितनी दूरी पर है? वोशियान कहता है, 10 मील दूर राजकुमारी। जियांग चेंग कहता है, 10 मील दूर, तो क्या आज रात हमें यहीं इस टाउन में रुकना होगा? वोशियान कहता है, जी, हम कल सुबह ही क्लाउड रिसेस पहुंचेंगे। जियांग यानली कहती है, हाँ ये सही है, वैसे भी व्याख्यान तो 2 दिन बाद शुरू होंगे। आज यहाँ रुकने में कोई परेशानी नहीं है, हम आज रात यहाँ रुकेंगे। वोशियान दोनों को उसका इंतजार करने का कहकर एक अच्छी इन तलाशने निकल जाता है उनके रुकने के लिए। वो रात भी गुजर जाती है। दूसरे दिन तीनों क्लाउड रिसेस पहुंच चुके थे। वो सभी पहले जाकर सेफ लीडर लान सिचन से मिलते हैं। लान सिचन कहते हैं, आप सभी का लान कबीले में स्वागत है, राजकुमारी जियांग, राजकुमार जियांग और मास्टर वे। विभूषण थोड़ा हैरान लग रहा था। जियांग चेंग और जियांग यानली भी। क्या सेफ लीडर लान विभूषण को जानते हैं? लान सिचन कहते हैं, आपके युद्ध कुशलता की बहुत चर्चा सुनी है हमने मास्टर वे। आज आपसे सामने से मिलकर अच्छा लगा। वोशियान लान सिचन को ग्रीट कर कहता है, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा सेफ लीडर लान। लान सिचन एक छोटी सी स्माइल कर अपना सर नोट कर देते हैं। वो अपने एक डिसिपल को बुलाते हैं और कहते हैं, राजकुमारी जियांग, राजकुमार जियांग, ये आपको आपके कक्ष तक पहुंचा देंगे जहां आप लोगों को ठहरना है। मास्टर पे आइए, मैं आपको आपके रुकने का स्थान बता देता हूँ। वोशियान अपना सर हाँ में हिला देता है। लान सिचन वोशियान को लेकर वहां से चले जाते हैं।
जियांग चैन को वुशियान के प्रति लान सुचेन का ऐसा व्यवहार खटकने लगता है। वो कहता है, सीजे, लगता है सेक्ट लीडर लान भी वुशियान को अच्छे से जानते हैं। जियांग यानली कहती है, हो सकता है, क्योंकि वुशियान हमारे कबीले का सबसे ताकतवर योद्धा है। जरूर उन्होंने वुशियान के बारे में सुना होगा। चलो हम भी अपने कक्ष में चलते हैं। कल से व्याख्यान शुरू हो जाएंगे, हमें उसकी तैयारियां भी करनी है। जियांग चैन एक आखिरी बार पलटकर लान सुचेन और वुशियान को जाते देखता है और फिर वो भी अपनी बहन के साथ वहां से चला जाता है। लान सुचेन वुशियान को अपने साथ कबीले से काफी दूर एक कॉटेज के सामने ले आते हैं। वो कहते हैं, मास्टर बे, ये कॉटेज हमारी माँ का हुआ करता था, आप यहीं पर रहने वाले हैं। वुशियान को ये बहुत अजीब लगता है। मैडम लान यहाँ कबीले से इतना दूर क्यों रहा करती थी? लेकिन वुशियान इस सवाल को अपने अंदर ही रहने देता है। वैसे भी उसका पूछने का कोई हक नहीं बनता। वो कुछ कहता ही नहीं, वो बस लान सुचेन को धन्यवाद करता है। लान सुचेन वहां से चले जाते हैं। वुशियान भी उस कॉटेज के अंदर चला जाता है। रात के वक्त खाने के बाद वुशियान को नींद नहीं आ रही थी और उसे पता चला कि यहाँ लोग 9 बजे तक सो जाया करते हैं, लेकिन वुशियान इतनी जल्दी सोने वालों में से नहीं था। वो कॉटेज से बाहर निकल जाता है। वो आसपास देखते हुए चल रहा था और सामने से भी कोई चलकर इसी तरफ आ रहा था, जो अपनी किन्हीं सोचों में खोया हुआ था और नीचे देखकर चल रहा था। ध्यान दोनों का ही सामने नहीं है और इसी के चलते वुशियान, जो एक मस्कुलर टॉल अल्फा है, वो जोर से सामने वाले शख्स से टकरा जाता है और सामने वाला पर्सन गिरने से बचने के लिए वुशियान के रोप्स को टाइटली खींच लेता है। नतीजा ये होता है कि दोनों साथ में जमीन पर गिर जाते हैं। वुशियान अभी किसी के ऊपर है। उसका फेस नीचे गिरे पर्सन की नेक के पास है। उससे आ रहे सैंडलवुड फेरोमोन की स्मेल से वुशियान समझ जाता है कि उसके नीचे जो पर्सन है वो एक ओमेगा है। वुशियान अपना सर पीछे कर उस ओमेगा को देखता है और उसे देखते ही वुशियान को कुछ समय के लिए ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ रुक गया हो। सामने वाला ओमेगा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वहीं वो ओमेगा अपनी पैनी निगाहों से वुशियान को देख रहा था। वुशियान की नजर जब उस ओमेगा से मिलती है तो उसे पता चलता है कि वो अभी किस हालत में है। वुशियान जल्दी से उस ओमेगा के ऊपर से उठ जाता है। वो ओमेगा, जो कोई और नहीं गुशु लान कबीले का दूसरा राजकुमार लान वांगजी है, वो भी उठकर खड़ा हो जाता है। उसके बाल भीगे हुए हैं, जैसे कि वो अभी अभी बात लेकर आया हो, और ऐसा सच में है भी, क्योंकि लान वांगजी कोल्ड पॉन्ड से स्नान कर इस तरफ ही आ रहा था। लान वांगजी अभी कोल्डली वुशियान को देख रहा है। वो अपने सामने खड़े अल्फा को नहीं जानता, और ये अल्फा इस जगह पर क्या कर रहा है? ये जगह यहाँ इस तरह किसी के घूमने के लिए तो नहीं है। लान वांगजी कहता है अपनी ठंडी आवाज में, कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? वुशियान कहता है लान वांगजी को वो करते हुए, मुझे माफ कीजिए, मेरा ध्यान सामने नहीं था, इस वजह से आपसे टकरा गया। मेरा नाम है वी वुशियान। मैं युनमेंग जियांग कबीले का फर्स्ट डिसिपल हूँ। राजकुमारी जियांग यानली और राजकुमार जियांग चेन के साथ यहाँ गोशु आया हूँ। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर है। लान वांगजी कहता है, आप यहाँ इस जगह पर क्या कर रहे हैं? रात 9 बजे के बाद यूं कबीले में घूमना मना है, क्या आप ये बात नहीं जानते? वुशियान कहता है, कुल प्रमुख लान ने मुझे इस कॉटेज में रुकने को कहा है। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर चला आया। लान वांगजी के फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं इस बात को सुनकर। तभी वुशियान और लान वांगजी को एक आवाज सुनाई देती है, वांगजी, तुम यहाँ हो? दोनों पीछे पलट कर देखते हैं। सामने लान सुचेन खड़े हुए हैं। लान वांगजी और वी वुशियान दोनों लान सुचेन को ग्रीट करते हैं। लान सुचेन कहते हैं, वांगजी, तुम यहाँ, क्या तुम माँ के क्वार्टर जा रहे थे? लान वांगजी कहता है, जी काका। लान सुचेन कहता है, मास्टर वे, ये मेरा छोटा भाई है लान वांगजी, और वांगजी ये है वी वुशियान, जियांग कबीले के फर्स्ट डिसिपल और वहाँ के
होने वाले सेनापति। लान वांगजी अपने हाथों को आगे कर वुशियान को बो करता है। लान शिचन कहते हैं, मुझे माफ करना वांगजी, मैं तुम्हें ये बताना भूल गया। आज से मास्टर वे माँ के कॉटेज में रहेंगे। जब तक व्याख्यान चल रहे हैं तब तक। लान वांगजी इस पर कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन वो अभी शांत ही रहता है। वो अपने भाई की बात पर बस अपना स्वर नोट कर देता है। लान शिचन कहते हैं, मास्टर वे, रात ज्यादा हो गई है, अब आपको जाकर आराम करना चाहिए। आप सफर से थक गए होंगे। वुशियान कहता है, जी कुल प्रमुख, और उन्हें ग्रीट कर वापस से कॉटेज में चला जाता है। वुशियान के जाते ही लान शिचन और लान वांगजी भी मुड़ जाते हैं अपने कक्ष में जाने के लिए, जो कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। लान शिचन अपने भाई को खामोश देख कहते हैं, क्या हुआ वांगजी, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? लान वांगजी थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है, भाई, आपने माँ का क्वार्टर मास्टर वे को क्यों दे दिया, जबकि आप जानते हैं कि। इतना ही कहकर लान वांगजी चुप हो जाता है। लान शिचन लान वांगजी के आगे की बात को जान गए थे कि वो क्या कहना चाह रहा है। लान शिचन कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम वहां जाया करते थे रोज, कभी कभी रात भी तुम वहीं रुक जाया करते हो। लान वांगजी इस पर अपना सर झुका लेता है। वो समझ गया कि उसके भाई ने ऐसा क्यों किया। लान शिचन कहते हैं, वांगजी, मैं चाहता हूँ कि तुम अब आगे बढ़ जाओ। एक ही जगह पर तुम्हारा ठहराव तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। आज नहीं तो कल तुम्हें ये तकलीफ देगा। इससे अच्छा है कि उन परिस्थितियों से ही बाहर निकल जाना। वैसे भी तुम्हारे लिए राजकुमारों के स्क्रॉल आने लगे हैं। अंकल उन पर विचार कर रहे हैं। लान वांगजी के कदम इस पर रुक जाते हैं। वो अपने भाई को देखता है चौंकती निगाहों से। लान शिचन कहते हैं, क्या हुआ वांगजी, क्या तुम इसके लिए तैयार नहीं हो? लान वांगजी इस पर अपना सर नीचे कर लेता है। वो कहता है, मैं आपकी और अंकल की मदद करना चाहता हूँ। लान शिचन छोटी सी स्माइल के साथ लान वांगजी के सर पर हाथ रख कहते हैं, तुम बहुत पहले से हमारी मदद करते आ रहे हो। अब समय वो नहीं रहा। अब तुम्हें आगे अपने अल्फा की मदद करनी होगी। बहुत जल्द तुम 21 साल के हो जाओगे। इस उम्र में लगभग सभी ओमेगा राजकुमार राजकुमारियों के संबंध उनके अल्फा से जुड़ जाते हैं। अंकल भी तुम्हारे लिए राजकुमार की तलाश कर रहे हैं। वांगजी, तुम्हें इससे कोई आपत्ति तो नहीं? लान वांगजी कहता है अपने उसी स्टेप फेस के साथ, भाई, आप और अंकल मेरे लिए जो भी तय करेंगे वो सही ही होगा। मुझे आपके और अंकल के फैसले से कोई आपत्ति नहीं। लान शिचन को अपने भाई से यही उम्मीद थी। वो स्माइल के साथ कहता है, चलो, रात हो गई है, अब तुम भी अपने क्वार्टर चले जाओ। लान वांगजी नोट कर लान शिचन को ग्रीट करता है और वहां से अपने क्वार्टर की तरफ जाने लगता है। लान शिचन भी वहां से चले जाते हैं। लान वांगजी अपने क्वार्टर पहुंचकर उसके अंदर चला जाता है और दूर अपने कक्ष की खिड़की से वुशियान सब कुछ देख रहा था। जब लान वांगजी के क्वार्टर की रोशनी बुझ जाती है, वुशियान जाकर अपने बेड पर लेट जाता है। वो ऊपर सीलिंग की ओर देखते हुए न जाने क्या सोच रहा है। दूसरे दिन सुबह सभी की आज पहली कक्षा थी, जो बोरिंग नियमों को सुनते हुए निकल गई। वुशियान कक्षा में शामिल नहीं था। वो अपने कक्ष में ही था और फिर कुछ देर के लिए वो कबीला घूमने निकल गया। लान वांगजी कक्षा में शामिल हुआ। जिन भी नए राजकुमारों ने लान वांगजी को पहली बार देखा, उनकी नजरें उससे हटी नहीं। इनमें एक राजकुमार जियांगजिन भी शामिल था। पर रही बात लान वांगजी की, तो उसका ध्यान किताबों, अपने अंकल की बातों और अपने कबीले के नियमों के अलावा कहीं और था ही नहीं। शाम के वक्त लान वांगजी अपने अंकल के क्वार्टर के अंदर आता है, जहां पर लान कुरैन और लान शिचन उसी का इंतजार कर रहे थे। लान शिचन कहते हैं, वांगजी, क्या बात है, क्या टाउन में सब कुछ ठीक है? लान वांगजी कहता है, नहीं भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। लोगों के गायब होने का सिलसिला बढ़ते जा रहा है। लान शिचन कहते हैं, तो फिर तुम्हें वहां जांच के दौरान क्या मिला? लान वांगजी थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहता है, वैन कबीला।
इन सब के पीछे वैन कबीले का हाथ है। लान कुरैन कहते हैं, वांग जी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? लान वांग जी कहता है, मैंने वहां भारी मात्रा में डेमोनिक पावर महसूस की। लान कुरैन अपनी दाढ़ी को शैलाते हुए कहते हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। वैन रोहान ने 3 इन आयरन के टुकड़ों को ढूंढ लिया है। एक इन लोहे का टुकड़ा हमारे कोल्ड केव में है। अगर उसने इसे भी हासिल कर लिया तो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में तबाही मचा देगा वैन कबीला। लेकिन इस एक टुकड़े के बिना भी वो अभी बहुत ताकतवर हो गया है। लान वांग जी कहता है, अंकल, हम कैसे भी उस आखिरी टुकड़े को वैन रोहान के हाथ नहीं लगने देंगे। लान कुरैन कहते हैं, ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लानी का बनाया हुआ सुरक्षा कवच कमजोर पड़ रहा है। पता नहीं कब तक वो सुरक्षित है। बहरहाल तुम्हें ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है वांग जी। मैं और शिचन सब संभाल लेंगे। तुम जाकर अपने बाकी व्याख्यान पर ध्यान दो। बस कुछ और महीने की शिक्षा रह गई है तुम्हारी। लान वांग जी कहता है, अंकल, मैं आपकी मदद। लान कुरैन लान वांग जी की बात को काटते हुए कहते हैं, वांग जी, मैंने कहा ना, तुम्हें इस मामले में परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ गए? लान वांग जी अपना सर झुकाकर कहता है, जी अंकल। लान कुरैन कहते हैं, अब तुम जाओ, अपने बाकी के काम कर लो। लान वांग जी अपने अंकल और भाई को ग्रीट कर वहां से निकल जाता है। वो लाइब्रेरी पवेलियन की ओर बढ़ रहा था। उसका हाथ तलवार पर कसा हुआ है, जो उसके अंदर के गुस्से को दर्शाता है, और इस गुस्से का कारण है वैन कबीला। लेकिन वो है कि इसके आतंक को रोक ही नहीं पा रहा है, जो उसके अंदर के गुस्से को और बढ़ा रहा है। लान वांग जी यूं ही आगे बढ़ रहा था, तभी कुछ सुनकर उसके कदम खुद ब खुद रुक गए थे। वो उस ओर देखता है जहां एक जिन अल्फा अपने कबीले के एक इंसान से कुछ कह रहा था। तुमने देखा, उस गद्दार के बेटे विभूषण को यहाँ कितने आदर के साथ रखा गया है, जबकि वो तो ये सब डिजर्व भी नहीं करता। उसके बाप ने उस वैन कबीले की मदद की जो आज पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में आतंक मचा रहा है। उसकी वजह से कितना नुकसान झेलना पड़ा था जियांग कबीले को। उसके बाद भी कुल प्रमुख जियांग इस विभूषण को अपने कबीले में रखे हुए हैं, और वो उसे अपने बेटे का सेनापति भी बनाने वाले हैं उसके कुल प्रमुख बनने के बाद। मैंने तो ये भी सुना है कि वैन कबीला बहुत जल्द इन आयरन के चौथे टुकड़े को भी हासिल करने वाला है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वैन कबीले को कैसे पता कि वो आखिरी टुकड़ा है कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई फिर से वैन कबीले की मदद कर रहा हो? वो अल्फा धीरे से कहता है, तुम समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इसी तरह बातें करते हुए वो दोनों अल्फा वहां से चले जाते हैं। लान वांग जी ने वहां खड़े होकर उन दोनों अल्फा की सारी बातों को सुना। उसका हाथ अपनी तलवार पर और भी ज्यादा कस जाता है। न जाने क्या चल रहा है उसके दिमाग में।